जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो है सौरमंडल में पृथ्वी, इसका पार्ट 2 को जानेंगे। लेकिन हम पिछले दिन पार्ट 1 में जाने थे ज्योग्राफी शब्द के बारे में, जिसमें आपको बताए थे जो ज्योग्राफी जो शब्द है उसको दो भागों में विभाजित किया गया था, एक जियो, उसके बाद एक राफी। तो इसमें बताए थे आपको पृथ्वी के अध्ययन के बारे में पढ़ना होता है, यानी जो ज्योग्राफी जो शब्द है उसके अंतर्गत हमको पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना होता है, यानी जो हमारे पृथ्वी पर जो हो रहा है इसके बारे में, तारामंडल के बारे में, ये सब के बारे में हमारे ज्योग्राफी जो बुक है उसमें पढ़ना होता है। इसके बारे में बताए थे। फिर हम बताए थे अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में, जिसमें बताए थे आपको जो जब शाम होता है यानी सूर्यास्त के बाद जब हम आकाश में देखते हैं तो विभिन्न चीजों जो आकाश में टिमटिमाते हैं, विभिन्न प्रकार की रोशनियां देखने को मिलती है। और उसी में बताए थे जो कुछ जो ग्रह होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, उनके पास स्वयं की रोशनियां नहीं होती है, वह किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। उसमें हम आपको बताए थे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा तो हम रोज देखते हैं, यानी नियमित समय पर देखते हैं, यानी नियमित प्रतिदिन देखते हैं चंद्रमा को। लेकिन उसका आकार की बात करें तो उसका जो आकार होता है हर दिन बदलते रहता है। यानी आप देखिएगा तो जब हम पूर्णिमा की बात करें तो वह एक महीने में एक बार आता है और उस दिन पूर्ण चंद्रमा की रात होती है, यानी उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और उसी के ठीक 15 दिन बाद, यानी पूर्णिमा के जब ठीक 15 दिन बाद हम आकाश में देखते हैं तो वह नए चंद्रमा की रात रहती है, यानी उस दिन चंद्रमा आकाश में दिखता ही नहीं है। इसे अमावस्या कहते हैं। और गांव घर में सुने होंगे अमावस्या, अनहरिया रात और इजोरिया रात। तो उसमें जो अंधेरा वाला जो रात होता है वह अमावस्या की रात होता है, और जो इजोर वाला रात होता है उसे पूर्णिमा की रात कहते हैं। उसके बाद हम जाने थे खगोलीय पिंड के बारे में। उसके बाद तारा के बारे में जाने थे, तारामंडल के बारे में जाने थे। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो खगोलीय पिंड के बारे में बताए थे जो रात के समय में हम वे सारी जो वस्तुएं देखते हैं जो आकाश में टिमटिमाते हैं, तारे होते हैं और भी जो विभिन्न ग्रह होते हैं, वो दिन में होते हैं कि नहीं। तो आकाश में जो सूर्य होते हैं उसके मतलब प्रकाश के कारण दिन में वे सारी वस्तुएं नहीं दिखती है, लेकिन वो दिन में भी आकाश में मौजूद रहती है। तो हम बताए थे वे सारी वस्तुएं जो रात के समय में आकाश में टिमटिमाते हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। और उसका उदाहरण हम आपको सूर्य का दिए थे। तो यही खगोलीय पिंड के बारे में बताए थे। उसके बाद हम बताए थे तारा के बारे में। तारा, इसके बाद सप्तऋषि जो तारामंडल था इसके बारे में। तो हम इसमें आपको बताए थे जो तारे के समूह को मतलब तारामंडल कहते हैं, जिससे जैसे आकाश में देखते होंगे जो मतलब विभिन्न मतलब तारे रहते हैं, लेकिन एक आकृति के माध्यम से हम तारा के नाम को जानते हैं। उसी में हम आपको बताए थे एक सप्तऋषि का तारा, यानी 7 समूहों का तारा के बारे में बताए थे। और उसके मतलब सामने से देखने पर एक और मतलब चमकती हुई एक और तारा देखे थे, जिसका नाम दिए थे ध्रुव तारा। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ध्रुव तारा क्या होता है इसके बारे में। तो बताए थे जो प्राचीन समय में जो ध्रुव तारा था उसका प्रयोग हमारे जो पूर्वज होते थे वह दिशा ज्ञात करने के लिए करते थे। यानी उस समय घड़ी की व्यवस्था नहीं थी, उतना ज्यादा विकास नहीं था। तो हमारे जो पूर्वज थे वो ध्रुव तारा के माध्यम से दिशा का अनुमान रात में लगाते थे। तो उसके बाद हम इसी का मतलब एक बताए थे जो भाग होता है अर्सा मेजर का तारा। और बताए थे जो सप्तऋषि का जो
तारा होता है वह हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही मतलब मिलते हैं। अगर आप आकाश में देखिएगा तो इस तरह से दिखेगा आपको सप्तऋषि का तारा। इस तरह से उत्तर दिशा में आपको दिखेगा, यह ध्रुव तारा है। तो यह हमेशा उत्तर दिशा की ओर देखिएगा रात के समय में तो ये दिखेगा। तो इससे एक मतलब विशेष आकृति, मतलब इस तारा का एक विशेष आकृति होता है जिससे हम इसकी पहचान करते हैं। तो इसका उदाहरण आपको हम अर्सा मेजर का एक तारा बताए थे। तो चलिए अब हम सौरमंडल के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो सौरमंडल है यानी इसमें मंडल कह रहा है, यानी जो सौरमंडल है वह विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, खगोलीय पिंड सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण किया है। इसके बारे में जानेंगे। यहाँ कह ही रहा है मंडल यानी समूह। तो चलिए जानते हैं। जो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। यानी आपको हम अभी भी बताए जो सौरमंडल जो है वह सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा जो अन्य खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। तो इसको याद रखिएगा। और सौरमंडल में प्रधान की बात करें तो वो होते हैं जो सूर्य, यानी सूर्य ही है। इसके चारों ओर विभिन्न ग्रह, उपग्रह और भी आकाशीय पिंड ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए सौरमंडल के प्रधान कौन है और पॉलिटी के हिसाब से बोले तो अध्यक्ष कौन है, तो ये है सूर्य। तो इसको याद रखिएगा। सूर्य एक तारा भी है और इसमें अत्यधिक रोशनी होता है और ये एक गैसीय गोला भी है। तो इसको याद रखिएगा। इसको हम आगे जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो जो सौरमंडल है इसके नाम के बारे में जानते हैं। इसका नाम कैसे सौरमंडल पड़ा। तो जो पौराणिक कहानियों, जो रोमन कहानी था उसमें जो सोल शब्द है वह सूर्य देवता के लिए प्रयोग होता था। यानी जो पौराणिक रोमन कहानियां में सोल शब्द का प्रयोग सूर्य देवता के लिए किया जाता था और सौर्य जो शब्द है वह सूर्य देवता से संबंधित होता था। तो इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा गया। तो इसको याद रखिएगा। अब हम जो सौरमंडल के जो मुखिया है सूर्य, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सूर्य के बारे में, तो सूर्य यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यानी जो हमारा जो सूर्य है वह सौरमंडल के केंद्र यानी बीच में स्थित है और इसी के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और जो सूर्य है वह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यानी आपसे अगर पूछा जाए जो हमारा जो सूर्य है वह मंदाकिनी दूध मेखला से कितनी दूरी पर स्थित है, तो वह है 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो हम पहले जान लेते हैं मंदाकिनी दूध मेखला क्या होता है। तो यह एक आकाश गंगा का नाम है। यानी यह आकाश गंगा के बारे में हम आगे चलकर जानेंगे। तो अभी जान लीजिए जो मंदाकिनी दूध मेखला है शब्द है वह आकाश गंगा का नाम है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं। सूर्य जो है अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। यानी सूर्य भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। और अब हम जानेंगे इसके बारे में वह किस दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं। सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी जो हमारा सूर्य है वह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, घूमता है, घूर्णन करता है, ये यही करता है। और इसका मध्य भाग यानी जो हमारा जो सूर्य है उसका मध्य भाग
25 दिनों में घूर्णन करता है और जो ध्रुवीय भाग है वह 35 दिनों में घूर्णन करता है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम जान लेते हैं आगे। आपको हम बताए हैं जो सूर्य जो है वह गैसीय गोला है। तो इसके बारे में, जो हमारा सूर्य है उसमें विभिन्न तत्वों से मिलकर सूर्य बने हैं, इसके बारे में जानेंगे है। तो चलिए जानते हैं। जो सूर्य में हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 71% उपस्थित है और हीलियम की बात करें तो हीलियम 26.5% स्थित है और अन्य तत्वों की बात करें तो वह 2.5% हमारे सूर्य में उपस्थित है। तो इसको याद रखिएगा। जो हमारा जो सूर्य है वह गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% उपस्थित है, हीलियम 26.5% स्थित है। उसके बाद और अन्य तत्वों की बात करें तो वह 2.5% स्थित है। तो आप लोग देखते होंगे जो गर्मी के समय में जो सूर्य से बहुत अत्यधिक रोशनी आती है जिससे गर्मी महसूस होती है। तो ये सब यही सब गैस के कारण होता है। गर्मी के दिनों में सूर्य पर हम सीधा तरह से ताक भी नहीं सकते हैं, यानी देखने में ही नहीं बनेगा। और सूर्य इतना दूर होने के बावजूद भी हम यहाँ से सूर्य को नहीं देख सकते हैं। और अगर हम सूर्य के पास रहते तो सूर्य में इतनी अधिक गर्मी होने के कारण वह जला देती स्किन को, हम लोग को जला देती। तो इसलिए याद रखिएगा सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें अत्यधिक गर्मी होती है, अत्यधिक रोशनी होती है और आकाश में जो सूर्य के रोशनी के कारण ही मतलब अन्य जो तारे हैं वो चमकते हैं, ग्रह चमकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं सूर्य के बाहरी सतह ताप के बारे में। तो सूर्य के जो बाहरी ताप बाहरी सतह का ताप की बात करें तो वह है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो हमारा सूर्य है उसके सतह का बाहरी ताप कितना है तो वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं। सूर्य जो है वह सबसे बड़ा तारा है। तो इसको याद रखिएगा। जो सूर्य अत्यधिक बड़ा और गर्म गैसों से बना है, जैसा कि आपको हम अभी बताए। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं सूर्य के केंद्रीय भाग के बारे में, यानी सूर्य के बीच वाले भाग के नाम के बारे में, उसके ताप के बारे में। तो सूर्य का केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। जिसका ताप की बात करें तो इसका ताप होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, यानी जो क्रोड जो है उसका ताप होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम ग्रह के बारे में जानते हैं। तो ग्रह क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ग्रह एक खगोलीय पिंड है, यानी आपको हम पिछले पार्ट में बताए थे खगोलीय पिंड क्या होता है। तो बताए थे जो शाम के समय में यानी सूर्यास्त के समय में आकाश में चमकने वाली विभिन्न वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहते हैं। और उसी में बताए थे जो कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं होती है, चमक नहीं होती है, वो दूसरे मतलब तारों के सहायता से वो चमकते हैं। तो उसमें ग्रह आते हैं, इसके बारे में जानेंगे। यानी सूर्य एक तारा है जैसा कि आपको हम बताए थे, और सूर्य के चमक से ही जो अन्य चीजें आकाश में टिमटिमाते हैं उन्हें तारा ग्रह कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य क्या है तो वह एक तारा है, और तारे के जो टिमटिमाहट के कारण जो आकाश में अन्य चीजें जो टिमटिमाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। तो अब हम ग्रह के बारे में जानेंगे और इसके उदाहरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम ग्रह के उदाहरण एक है पृथ्वी, इसके बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी एक ग्रह है, तो जिस पर हम लोग रहते हैं वह एक ग्रह है। तो इसको याद रखिएगा। जो अपना संपूर्ण
प्रकाश एवं उष्मा निकटतम तारा सूर्य से प्राप्त करता है। जैसा कि आपको अभी ही हम बताए, सूर्य एक ग्रह है और वह जो है अपने निकटतम तारा जो सूर्य है उससे प्रकाश एवं उष्मा मतलब प्राप्त करता है, तो इसको याद रखिएगा। और जो हमारे जो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है, लेकिन पहले कुल ग्रह 9 थे, लेकिन 2006 के बाद ग्रहों की संख्या 8 ही हो गया है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा पहले हमारे जो सौर मंडल में जो ग्रह है इनके स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जो ये जो है सूर्य, यह सौर मंडल का प्रधान है और इसी जो सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसके बारे में जानेंगे, इसके स्थितियां के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। जो सूर्य जो है इसके निकटतम ग्रह की बात करें तो सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। तो इसको याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जो सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है तो वो है बुध। और यह निकटतम होने के कारण यह अपने निश्चित पथ से परिक्रमा सूर्य के 88 दिन में ही कर लेता है। यानी सूर्य अपने पथ पर परिक्रमा की बात करे तो वह कम समय में करता है, क्योंकि यह सूर्य के मतलब सबसे नजदीकी ग्रह है इसलिए। और जैसे जैसे मतलब ग्रह की क्रम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसको परिक्रमा करने में समय लगेगा, तो इसके बारे में जानेंगे। तो हम विभिन्न ग्रहों के बारे में बारी बारी से जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो उसके बाद सूर्य का जो दूसरा निकटतम ग्रह की बात करें तो वो है शुक्र। तो इसको याद रखिएगा, ये सब बारी बारी से अपने पथ पर परिक्रमा करते हैं। उसके बाद तीसरा जो सूर्य का निकटतम ग्रह की बात करें तो वो है पृथ्वी, और चौथा ग्रह है मंगल। ये सब सूर्य का आंतरिक ग्रह भी है। यानी सूर्य का जो मतलब पट्टी की बात करें, यानी ग्रहों की पट्टी की बात करें तो वो 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आंतरिक ग्रह और एक बाहरी ग्रह। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं अब बाहरी ग्रह के बारे में। तो सूर्य का जो बाहरी ग्रह है वह एक है बृहस्पति, और दूसरा ग्रह है शनि, और तीसरा ग्रह है यूरेन, और चौथा ग्रह है नेपच्यून। तो इसको याद रखिएगा। आंतरिक ग्रह की बात करें तो उसमें आ गया बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। और बाहरी ग्रह की बात करें तो उसमें आ गया बृहस्पति, शनि, यूरेन और नेपच्यून। तो जैसे जैसे यानी मतलब ग्रह का क्रम बढ़ेगा वैसे वैसे उसको परिक्रमा करने में समय लगेगा। तो निकटतम ग्रह है बुध, तो इसको परिक्रमा करने में कम समय लगेगा। और सबसे दूर की ग्रह की बात करें तो वह ग्रह है नेपच्यून, जिसको परिक्रमा करने में भी अत्यधिक समय लगेगा। और यह बाहरी ग्रह होने के कारण मतलब इसका आकार भी बहुत बड़ा देखने को मिला है सौर मंडल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह आंतरिक ग्रह है तो ये छोटा छोटा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जो हमारे सौर मंडल में बाहरी ग्रह की बात करें तो वह बड़े आकार की है, और आंतरिक ग्रह छोटे आकार की होती है। और आंतरिक ग्रह जो है वह चट्टानों से बने होते हैं, और जो बाहरी ग्रह होते हैं वह तैलीय गैसों से, पदार्थों से बने होते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए जानते हैं जो हमारे जो ग्रह है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में। तो जो ग्रह का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह है, यानी बाहरी ग्रह। तो हम पहले आंतरिक ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये जो ग्रह है यह छोटे आकार के होते हैं, और यह ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, जैसा कि आपको हम बताए। अब हम बाहरी ग्रह की बात करें, अब बाहरी ग्रह के बारे में जानते हैं। इसके श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आते हैं। तो इसके श्रेणी में बृहस्पति, शनि, यूरेन, नेपच्यून आते हैं। ये जो ग्रह है यह अत्यधिक बड़ा है, और यह ग्रह गैस और तैलीय पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो इसको याद रखिएगा।
अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं जो प्राचीन समय में जो हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, तो उसको कौन से ग्रह को मतलब हटा दिया गया इसके बारे में जानेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन ने वर्ष 2006 तक प्लूटो जो एक ग्रह था उसको मतलब सारे ग्रह के श्रेणी में रखा, यानी जो मतलब 2006 से पहले ग्रह की श्रेणी में एक प्लूटो ग्रह भी था, लेकिन उसको अगस्त 2006 के बाद ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया या हटा दिया गया और इसे बौने ग्रह का मतलब ग्रह घोषित कर दिया गया। यानी ये जो प्लूटो जो ग्रह है वह जो सौरमंडल के जो ग्रहों के नियम का पालन नहीं करते थे, ये अपने जो अक्ष पर नियमित रूप से परिक्रमा नहीं करते थे, लेकिन और जो अन्य ग्रह है वह अपने पथ पर नियमित यानी सौरमंडल के नियमों का पालन करके अपने मतलब सतह पर ही परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो प्लूटो जो था वह सौरमंडल के ग्रहों के नियमों का पालन नहीं करता था और यह अपने पथ से हटकर दूसरे के पथ पर भी जाकर परिक्रमा करने लगता था, इसलिए इसको अगस्त 2006 के बाद ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब हम जानेंगे अगले दिन अगले टॉपिक में विभिन्न ग्रहों के बारे में, यानी जो हम 8 ग्रह बताए हैं इसके विभिन्न पॉइंट्स के बारे में बारी बारी से। तब तक इतना ही, धन्यवाद।